5 बहुओं का तालाब किनारे रसोई और खेत। बंजर खेत की सूखी जमीन पर सूरज की तपिश साफ देखी जा सकती है। पांचों भाई राजेश, राकेश, रमेश, सुरेश और महेश मिलकर लकड़ियों और सूखी घास की मदद से एक छोटी सी झोपड़ी खड़ी कर रहे हैं। उनके माथे से पसीना बहकर जमीन पर गिर रहा है। पास ही एक पुराने नीम के पेड़ के नीचे शांति और गोविंद अपने कुछ बचे कुचे सामान के साथ बैठे हैं। तभी 7 साल की निधि अपनी माँ से, माँ मुझे बहुत जोर की भूख लग रही। सुबह से हम सिर्फ यहाँ से वहाँ घूम रहे हैं, पेट में चूहे कूद रहे। क्या मुझे खाने के लिए कुछ मिलेगा या आज भूखा रहना पड़ेगा? बेटा जरा धीरज रख, तेरे पिता और चाचा लोग रहने का इंतजाम कर रहे हैं। हम चूल्हा कहाँ जोड़ेंगे, यहाँ पर इतनी धूल मिट्टी है। थोड़ी देर रुक जा, झोपड़ी तैयार होने के बाद हम झोपड़ी के अंदर ही चूल्हा बना देंगे। ये सब देखकर शांति रोते हुए, हे भगवान, अब हमारा क्या होगा? ये कैसा दिन देखना पड़ रहा है कि अपने ही खेत में शरणार्थियों की तरह रहना पड़ रहा है। अब हम कहाँ जाएंगे और कैसे अपना जीवन फिर से शुरू करेंगे? गोविंद की आंखें नम है, पर वो अपने बेटों को काम करते देखकर खुद को संभालता है और गहरी यादों में डूब जाता है। गांव का एक साधारण घर है। रात के 3 बज रहे हैं। बाहर हो रही कुछ हलचल से माधव की नींद खुलती है। वो खिड़की से बाहर झांक कर देखता है तो अचानक आसमान काला पड़ रहा है और तेज हवाएं चलने लगी हैं। पेड़ की टहनियां जोर जोर से हिल रही हैं। गोविंद बाहर के कमरे में आकर सभी को आवाज देते हुए, अरे उठो उठो बेटा, सबके सब बाहर आओ। देखो कितना भयानक चक्रवात जैसा तूफान आ रहा है। खिड़कियां और दरवाजे बंद करो, हवा बहुत तेज है। सभी लोग अपने अपने कमरों से उठकर बाहर आते हैं। तब गोविंद राजेश से, अरे राजेश, जरा बाहर जाकर देख तो क्या स्थिति है। राजेश बाहर जाकर थोड़ी देर बाद अंदर आते हुए, हाँ पिताजी, तूफान बहुत ही ज्यादा तेज है। बाहर धूल का गुबार है और पेड़ उखड़ कर गिर रहे हैं। मुझे तो डर लग रहा है कि हमारा ये पुराना घर इस हवा का दबाव झेल पाएगा कि नहीं। अरे जल्दी करो, जो भी राशन का सामान है, दाल चावल, जरूरत के कपड़े, उन्हें जल्दी से बोरियों में समेट लो, क्योंकि तूफान में ये घर कभी भी गिर सकता है। हमें अपनी जान और जरूरी सामान बचाना होगा। हाँ पिताजी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। भाइयों जल्दी हाथ बटाओ। पांचों भाई और बहुएं पागलों की तरह घर का सामान और खाने पीने की चीजें बटोरने लगते हैं। तभी एक जोरदार गड़गड़ाहट होती है और छत का एक हिस्सा गिरने लगता है। सब चीखते हुए घर से बाहर खुले मैदान की तरफ भागते हैं। पूरा परिवार बाहर खड़ा है और उनकी आंखों के सामने उनका घर ढहकर मलबे में बदल जाता है। गांव के कुछ पड़ोसी वहां इकट्ठा हो जाते हैं। रीता मौसी और सीता भी भीड़ में खड़ी होकर तमाशा देख रही हैं। हे भगवान गोविंद भाई, तुम्हारा तो पूरा घर ही टूट कर बिखर गया। अब तुम लोग इस तपती धूप में कहाँ जाओगे? तुम्हारे तो इतने सारे बच्चे और बहुएं हैं, इतने बड़े परिवार का अब क्या होगा? मौसी, आप तो हमारी बहुत पुरानी पड़ोसी हैं। क्या आप हमें 2-4 दिन के लिए अपने घर रख सकती हैं, जब तक हम रहने की कोई और व्यवस्था नहीं कर लेते? प्लीज हमारी मदद कीजिए। बेटा मैं रख तो लेती, लेकिन तुम खुद देख रही हो कि मेरा अपना घर भी कितना छोटा। मेरे अपने 2 बेटे और उनकी पत्नियां वही मुश्किल से समाते हैं। इतने बड़े कुनबे को मैं कहाँ सुलाऊंगी? देखो गंगा, तुम्हें अपनी व्यवस्था खुद ही करनी होगी। इस गांव में हर कोई गरीब है। जब हम अपनी ही मदद ठीक से नहीं कर पा रहे तो तुम्हारी जिम्मेदारी कैसे लेंगे? पड़ोसी धीरे धीरे वहां से हटने लगते हैं। गोविंद बेबसी से अपने टूटे हुए घर को देखता है। ऐसी काफी देर बीत जाती है। अब सुबह होने के साथ बहुत तेज धूप हो गई है और निधि गर्मी से बेहाल होकर रोने लगती है। तब छाया सभी से, यहाँ तूफान के मलबे और धूप में खड़े रहने से कोई फायदा नहीं है। सुबह तूफान आया था और अब दोपहर हो चुकी है। गर्मी और धूप बहुत तेज है। चलिए हम अपने खेत पर चलते हैं, कम से कम वहाँ पेड़ की छांव में तो बैठेंगे। सब लोग अपना अपना भारी बोरिया, बिस्तर और बर्तन उठाते हैं और अपने खेत की तरफ चल देते हैं। बेटे के लकड़ी की झोपड़ी बनाने की आवाज से गोविंद वर्तमान में वापस लौट आता है। वो देखता है कि पांचों भाई झोपड़ी का आखिरी कोना बांध रहे हैं। राजेश अपने माथे का पसीना पोंछता है और झोपड़ी की तरफ इशारा करता है। चलो, झोपड़ी तो बन गई है। भले ये हमारे पुराने घर जैसी नहीं है, पर कम से कम धूप से तो बचाएगी। सब लोग इसके अंदर आ जाइए और थोड़ा आराम कीजिए। अब सब लोग झोपड़ी के अंदर आकर जमीन पर बिछी हुई पुरानी चटाई पर बैठते हैं। तभी निधि कहती है, माँ मुझे अब और इंतजार नहीं हो रहा। भूख के मारे मेरा बुरा हाल है। छोटी, अभी मैं पास के जंगल में जाता हूँ और देखता हूँ कि क्या कोई फल मिल सकते हैं। घर से जो राशन लाए थे वो तो बहुत कम है और इतनी धूल मिट्टी में भला खाना बनेगा भी कैसे। मैं अभी कुछ लेकर आता हूँ। रमेश जंगल जाता है। बहुत ढूंढने पर उसे कुछ जंगली बेर और जामुन के पेड़ मिल जाते हैं। रमेश उन पेड़ों से बेर और जामुन तोड़ लेता है और उन्हें लेकर घर आ जाता है। वो सबको फल देता है और सब लोग थोड़ा थोड़ा खाते हैं।
यहाँ तो पानी की कितनी किल्लत है। खेतों के लिए पानी नहीं मिल रहा था और अब हमको पीने और नहाने के लिए भी बहुत दिक्कत हो जाएगी। इतनी गर्मी में बिना पानी के हम कैसे जीवित रहेंगे? हाँ पिताजी, कुआं भी यहाँ से बहुत दूर है। खैर आज की रात तो जैसे तैसे काट लेते हैं, कल सुबह उठकर देखेंगे कि पानी का क्या इंतजाम हो सकता है। सभी लोग फल खाकर चटाई पर सो जाते हैं। रात गुजरती है। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही छाया गंगा और जमुना सिर पर खड़े रखकर दूर के कुएं की तरफ निकलती है। गांव का सरकारी कुआं धूल से भरा हुआ है। पानी का स्तर बहुत नीचे चला गया है। बहुएं कुएं पर पहुंचती हैं और रस्सी के सहारे बाल्टी डालती हैं, छाया बाल्टी खींचते हुए। देखो गंगा, इस कुएं का पानी भी कितना गंदा हो गया है। तूफान की धूल मिट्टी से भर गया है। इतनी दूर से हम ये गंदा पानी लेकर जाएंगे और फिर उसे छान कर पीना पड़ेगा। हमारी तो किस्मत ही फूट गई है। इतनी दूर चलकर आओ और फिर ये गंदा पानी लेकर जाओ। इतनी मेहनत करने के बाद भी सुकून का एक घूंट पानी नसीब नहीं हो रहा। मेरी तो कमर अभी से दुखने लगी है। बहुएं घड़े भरकर वापस खेत तक आती हैं। वो बहुत थकी हुई हैं। माया उस गंदे पानी को कपड़े से छानती है और फिर खाना बनाने की तैयारी करती है। बहनों परेशान मत हो, आज दोपहर में सभी मजदूरी ढूंढने जाएंगे। अगर उन्हें काम मिल गया तो हम शहर से साफ पानी और थोड़ा राशन मंगवा लेंगे। अभी तो इसी पानी से काम चलाना होगा। दोपहर होते ही पांचों भाई काम की तलाश में गांव की मंडी की तरफ जाते हैं। वो हर दुकान और हर ठेकेदार से काम मांगते हैं, लेकिन कहीं भी काम नहीं मिलता। शाम को पांचों भाई घर वापस आते हैं और एक दूसरे से बातें करते हैं। भैया कहीं भी कोई काम नहीं मिला। सब लोग तूफान का बहाना बना रहे हैं। अब हमारे पास साहूकार के पास जाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। हाँ भैया, मैं भी यही सोच रहा था कि हम साहूकार से थोड़ा और कर्ज ले आते हैं, जिससे हम थोड़ा राशन भी ले लेंगे और थोड़ी बहुत खेती के लिए बीज और खाद भी खरीद लेंगे। यही सोचकर सभी भाई साहूकार की हवेली पर पहुंचते हैं और साहूकार से थोड़ा और कर्ज मांगते हैं। ये सुनकर साहूकार गुस्से में, अच्छा तो तुम लोग फिर आ गए। अरे पुराने कर्ज का क्या हुआ और आप फिर से हाथ फैला रहे हो? मेरा पिछला पैसा कब तक दोगे? घर तो तुम्हारे वैसे ही गिर चुका है। साहूकार जी, बहुत बड़ी आफत में फंसे हैं। बच्चों के खाने के लिए कुछ नहीं है। राशन और बीज खरीदने के लिए पैसे उधार दे दीजिए। हम कड़ी मेहनत करेंगे और आपकी पाई पाई चुका देंगे। अरे भाई ठीक है, मैं तुम्हें आखिरी बार थोड़ा उधार दे रहा हूँ, लेकिन याद रखना अगर इस बार भी फसल नहीं हुई तो मैं तुम्हारी ये बंजर जमीन अपने नाम करवा लूंगा। भाई राशन और बीजों का बोरा लेकर खेत लौटते हैं। वो खेतों की खुदाई करते हैं और बीज बोते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बहुएं झोपड़ी के अंदर ही चूल्हा जलाकर खाना बनाती हैं। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं, लेकिन सूखे और पानी की कमी के कारण खेत बिल्कुल भी हरे भरे नहीं हो पाते। सब लोग और भी ज्यादा मायूस हो जाते हैं। एक सुबह बहुएं पानी की तलाश में खेत से थोड़ा दूर स्थित एक पुराने तालाब के पास पहुंचती हैं। तालाब के आसपास बहुत कचरा है और झाड़ियां उगी हुई हैं। बहनों देखो, ये तालाब भले ही ये गंदा है पर इसमें पानी बहुत है। क्यों ना हम यहाँ से पानी लेकर आए। रोज कुएं तक जाने की हमारी मेहनत तो बच जाएगी। दीदी आप सही कह रही हैं। क्यों ना हम यहाँ की मिट्टी साफ करें और तालाब में अपना दुपट्टा डालकर सारा कचरा निकाल दें। अगर हम इसे साफ करेंगे तो ये पानी इस्तेमाल के लायक हो जाएगा। हाँ सरस्वती, वैसे भी हमें दूर दूर से पानी लाने में बहुत दिक्कत होती है, तो मैं तो सोच रही हूँ क्यों ना हम इसी तालाब के किनारे अपनी रसोई बना ले। यहाँ पानी पास में होगा तो खाना बनाने में आसानी होगी और हमें दूर तक घड़े उठाकर नहीं ले जाने पड़ेंगे। बहुएं जोश में आ जाती हैं। वो अपने दुपट्टों से तालाब का कचरा छानने लगती हैं। वो पास से लकड़ियां और बांस इकट्ठा करती हैं और एक पुरानी तिरपाल लगाकर तालाब के किनारे अपनी रसोई तैयार करती हैं। तभी उनके पति वहां पहुंचते हैं। उन्हें देखकर माया, देखिए हमने यहाँ तालाब साफ कर लिया है और अपनी रसोई भी बना ली है। अब हमें पानी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। आप सब भी यहीं आ जाइए, आज का खाना यहीं बनेगा। अरे वाह, तुम लोगों ने तो कमाल कर दिया। ये जगह वाकई ठंडी और रसोई भी अच्छी बनी है। माया तालाब के साफ पानी से दाल और चावल बनाती है। तब तक घर के बाकी लोग भी वहां आ जाते हैं और ये सब देखकर बहुत खुश होते हैं। सभी चटाई पे बैठकर खाना खाते हैं। बहू अपने साथ लाई हुई पीतल की थालियों में सबको खाना परोसती है। माँ जी, पिताजी, आज ताजे पानी से खाना बना है। दाल और चावल गरम है, सब लोग पेट भर कर खाइए। वाकई तुम बहुओं ने बहुत अच्छा किया है। कम से कम पानी की समस्या तो हल हुई। चलो आज सुकून से सब लोग मिलकर खाना खाते हैं। पूरा परिवार तालाब के किनारे बनी झोपड़ी में बैठकर बातें करते हुए खाना खाता है। रात होने पर वो वापस खेत में आते हैं और चटाई बिछाकर सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन मच्छर उन्हें परेशान करने लगते हैं। माँ, यहाँ तो बहुत मच्छर काट रहे हैं। जमीन भी बहुत कठोर है। मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही है। क्या हम घर वापस नहीं जा सकते? तभी माया हाथ में एक पुराना पंखा लेकर निधि को हवा करते हुए कहती है,
बेटा तू चिंता मत कर, तू सो जा, मैं पंखा कर रही हूँ और सारे मच्छर भगा रही हूँ, आंखें बंद कर, सब ठीक हो जाएगा। माया पूरी रात बैठकर निधि को हवा करती है। किसी को भी ठीक से नींद नहीं आती। अगली सुबह सूरज निकलते ही सभी लोग खेतों के किनारे बैठकर खेतों को ध्यान से देख रहे हैं। तब गोविंद कहता है, हे भगवान, सूखे की वजह से तो खेतों में कुछ उग ही नहीं रहा है। हमारा इन खेतों में पैसा लगाना और काम करना बेकार हो गया। घंटों अब हमें अपने लिए मजदूरी ढूंढनी होगी। इन खेतों के भरोसे रहने से काम नहीं चलेगा। पिताजी, मैं जिस पाइप फैक्ट्री में काम करता हूँ वो यहाँ से काफी दूर है। मुझे आने जाने में बहुत वक्त लगेगा और पैदल चलना भी मुश्किल है। पिताजी, मैं तो दिहाड़ी मजदूरी करता हूँ। मेरा सेठ थोड़ा दयालु है। अगर मुझे थोड़ी देर भी हो गई तो वो मुझे काम से निकाल देगा। मैं आज यहाँ जाकर देखता हूँ कि क्या कोई काम है। पिताजी, मुझे भी अपनी फैक्ट्री जाना होगा। वहाँ हाजिरी समय पर लगानी पड़ती है, वरना वो लोग दिन की मजदूरी काट लेते हैं। मुझे अभी निकलना पड़ेगा। अरे भाई, मेरा काम तो खेतों में मजदूरी करने का है और आप तो जानते ही हैं कि सूखे की वजह से कोई काम नहीं मिल रहा है। फिर भी मैं दूसरे गांव जाकर काम ढूंढने की कोशिश करता हूँ। मैं जिस बीज की दुकान पर काम करता हूँ वहाँ का सेठ बहुत अच्छा है। मैं उसे अपनी समस्या बता दूंगा तो वो जरूर समझेगा। सभी भाई बातें करने के बाद अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। बहुएं भी तालाब के किनारे बनी अपनी रसोई में आ जाती हैं और खाना बनाते हुए आपस में बातें करती हैं। दीदी, आपने देखा तालाब के आसपास की मिट्टी कितनी नर्म और गीली है। अगर हम यहाँ पर खेती करें तो शायद हमारे हालात बदल सकते हैं। यहाँ पानी की भी कोई कमी नहीं है। हाँ सरस्वती, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन खेती करने से पहले हमें इस पूरे तालाब और इसके आसपास की जमीन को अच्छे से साफ करना होगा। इसमें बहुत मेहनत लगेगी। तालाब के किनारे की मिट्टी उपजाऊ लग रही है। यहाँ सब्जियाँ और फल आसानी से उग सकते हैं। बस हमें थोड़ी मेहनत दिखानी होगी और परिवार को मनाना होगा। मैंने एग्रीकल्चर के बारे में थोड़ी पढ़ाई की है। मैं जानती हूँ कि तालाब के किनारे कौन सी सब्जियाँ अच्छी होती हैं। शाम को जब सब आएंगे तो हम ये बात सबके सामने रखेंगे। शाम को जब सब भाई वापस आते हैं, बहुएं उन्हें तालाब के किनारे बनी रसोई में खाना परोसती हैं। सभी खाना खाने लगते हैं। खाना खाते हुए राजेश, तुम लोगों ने झोपड़ी और रसोई तो बहुत अच्छी बना ली। कम से कम खाने की व्यवस्था तो हो गई। भैया, हमने सोचा है कि क्यों ना हम इस तालाब के फायदे उठाएं और इसके किनारे खेती शुरू करें। यहाँ की मिट्टी बहुत अच्छी है और पानी भी पास में है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? यहाँ खेती करना इतना आसान होता तो हर कोई कर लेता। ये तालाब गंदा है और इसके किनारे की जमीन को उपजाऊ बनाना बहुत मेहनत का काम है। हाँ भैया, सही कह रहे हैं। हमारे पास बीज, खाद और खेती की कोई तकनीक नहीं है। तुम लोग बस रसोई तक ही सीमित रहो। ये खेती बाड़ी तुम्हारे बस की बात नहीं है। एक एक करके सभी भाई मना कर देते हैं और सब लोग खेत वाली झोपड़ी में जाकर सो जाते हैं। बहुएं निराश हैं, लेकिन उनकी आंखों में एक संकल्प है। सूरज की पहली किरण के साथ ही तालाब का किनारा चमकने लगता है। बहुएं अपनी रसोई में रात की बची हुई सब्जी और ताजी रोटियां बना रही हैं। चूल्हे से निकलती सौंधी खुशबू पूरे वातावरण में फैल रही है। पांचों भाई तैयार होकर काम पर निकलने की जल्दी में है। नाश्ता तैयार है, रात की बची हुई आलू गोभी की सब्जी और मैंने गर्म रोटियां सेक दी हैं। सब लोग थोड़ा थोड़ा खाकर ही काम पर निकलिए। पता नहीं दोपहर में कुछ मिलेगा या नहीं। सभी भाई बैठकर नाश्ता करने लगते हैं। उसके बाद राजेश अपनी माँ से, आज फिर से मंडी में चक्कर काटना होगा। बस दुआ करो कि आज कुछ दिहाड़ी मिल जाए, वरना राशन का बोरा फिर खाली हो जाएगा। खाना खाने के बाद राकेश, माँ, हम लोग निकल रहे हैं। अपना और पिताजी का ख्याल रखना। शाम को हम जल्दी आने की कोशिश करेंगे। जाओ बेटा, भगवान तुम सबका साथ दे। संभल कर जाना और धूप से बचना। हम लोग यहीं तालाब के किनारे हैं। तुम लोग बस शाम तक खैरियत से वापस लौट आना। पांचों भाई काम पर चले जाते हैं। बहुएं एक दूसरे की तरफ देखती हैं और बिना कहे ही उनके मन की बात एक हो जाती है। वो शांति के पास आती हैं जो किनारे एक पत्थर पर बैठी हैं। माँ जी, हमने रात को जो बात की थी हम उस पर अटल हैं। हमारे पति ने मना कर दिया तो क्या हुआ? हम अपनी हिम्मत से इस तालाब के किनारे खेती की शुरुआत करेंगे। बस आपका आशीर्वाद चाहिए। हाँ माँ जी, हम हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकती। अगर हम अभी मेहनत नहीं करेंगे तो साहूकार हमारी जमीन छीन लेगा। हमें तालाब की सफाई और जमीन की खुदाई आज से ही शुरू करना है। बहुओं, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अगर तुम लोग इतनी मेहनत करने को तैयार हो तो मैं भला क्यों रोकूंगी। जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ कुछ मदद करवाऊंगी। हम मिलकर इस बंजर किनारे को हरा भरा करेंगे। बहुएं अपने हाथों में पुराने झाड़ू और कुछ नुकीली लकड़ियां लेकर तालाब के आसपास की गंदगी और झाड़ियां साफ करने लगती हैं। तालाब के पानी में अब भी काफी कचरा तैर रहा था, जिसे वो अपने पुराने दुपट्टों की मदद से बाहर खींच रही हैं।
बहनों देखो, यहाँ की मिट्टी वाकई बहुत उपजाऊ लग रही है। अगर हम इसमें सही तरीके से बीज डालें तो सब्जियां बहुत जल्दी उगेंगी। छाया दीदी, आप जरा उस तरफ से पत्थर हटा दीजिए। हाँ सरस्वती, मैं हटा रही हूँ। यहाँ बहुत सारे जंगली घास फूस उगाए हैं, हमें इन्हें जड़ से उखाड़ना होगा, वरना ये हमारी फसलों को पनपने नहीं देंगे। जमुना, तुम उधर कोने की सफाई करो। मैं कर रही हूँ दीदी, मेरे पास जो खुरपी है उससे मैं मिट्टी को बराबर कर रही हूँ। शाम होते होते तालाब का एक बड़ा हिस्सा साफ हो जाता है। बहुएं थक कर चूर हो गई हैं, लेकिन उनकी आंखों में एक अलग ही चमक है। वो पास पड़े पत्थरों को जोड़कर मेड़ बनाने लगती हैं ताकि पानी बाहर न निकले। शाम का वक्त है, सूरज ढल रहा है और पांचों भाई थके हारे काम से वापस लौट रहे हैं। तभी रास्ते में साहूकार अपने 2 गुंडों के साथ उन्हें रोक लेता है। अरे और राजेश, कहाँ जा रहे हो मुंह छुपाकर? मेरा पुराना कर्जा अब तक चुकाया नहीं है और घर तो तुम्हारा वैसे ही मिट्टी में मिल गया है। कब तक मुझे टालते रहोगे? साहूकार जी, हम कहीं भाग नहीं रहे हैं। अभी अभी तो तूफान से संभले हैं, हमारे रहने का भी ठिकाना नहीं है। थोड़ा और वक्त दीजिए, हम जल्दी आपके पैसे सब लौटा देंगे। अरे वक्त बहुत हो चुका है, मुझे साफ साफ बताओ कि कर्ज कब दोगे? अगर अगले हफ्ते तक कुछ इंतजाम नहीं हुआ तो तुम्हारी वो बंजर जमीन मेरी होगी, समझ गए ना? जी साहूकार जी, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, बस कुछ दिन और दे दीजिए। हम दिन रात मेहनत करके आपका एक एक पैसा चुका देंगे, बस अभी हमें जाने दीजिए। साहूकार उन्हें घूरते हुए वहां से चला जाता है। सभी भाई और भी ज्यादा मायूस होकर तालाब के पास पहुंचते हैं। वहां का नजारा देखकर वो हैरान रह जाते हैं। तालाब का किनारा चमक रहा है और जमीन तैयार दिख रही है। आप लोग आ गए? देखिए, हमने आज पूरा तालाब साफ कर दिया है और आसपास की जमीन भी खेती के लिए तैयार कर ली है। अब बस हमें इसमें बीज डालने की जरूरत है। अरे तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है क्या? मैंने कहा था ना कि ये सब फिजूल है। वैसे ही साहूकार रास्ता रोक कर खड़ा था, वो अपना पुराना कर्ज मांग रहा है और तुम लोग यहाँ मिट्टी खेल रही हो। बेटा, बहुओं पर गुस्सा मत हो। इन्होंने आज जितनी मेहनत की है उतनी शायद तुम लोगों ने पूरे दिन में नहीं की होगी। ये सब हमारे भविष्य के लिए कर रही हैं। उन्हें टोकने के बजाय उनका साथ दो। माँ, आप समझ नहीं रही हैं, खेती करना इतना आसान नहीं है, और अगर हम थोड़े बहुत पैसे कमाए भी तो उन्हें हमें जमा करके साहूकार को देना होगा। अगर इन खेतों में पैसे लगा देंगे तो हम उनका कर्ज कैसे उतारेंगे? अगर कर्ज नहीं उतारेंगे तो वो हमारी जमीन हड़प लेगा। ये सुनकर सभी बहुएं मायूस हो जाती हैं। फिर वो अपनी रसोई में जाकर खाना बनाती और सभी लोगों को खाना खिलाती है। फिर वो सभी वापस अपने खेतों में आकर वहीं बिछी हुई चटाई पर सो जाते हैं। लेकिन बहुओं को नींद नहीं आ रही थी। अगले दिन सुबह घर के सभी लोग फिर तालाब के किनारे पहुंचते हैं। तालाब के पानी से हाथ मुंह धोते हुए इधर से उधर बहुओं ने अपनी रसोई में खाना तैयार कर लिया था। सभी साथ में खाना खाते हैं। घर के मर्द काम पर निकल जाते हैं और घर की बहुएं चिंता में अपनी सास से बात करती हैं। माँ जी, हमने खेत तो तैयार कर लिया, तालाब भी साफ कर दिया, पर हमारे पतियों ने सही कहा, हमारे पास बीज खरीदने के लिए 1 रुपया भी नहीं है। क्या हमारी ये मेहनत बेकार चली जाएगी? नहीं मेरी बच्ची, ऐसा नहीं होगा। अगर तुमने इतनी शिद्दत और लगन से काम शुरू किया है तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। रुको। शांति अपने पांव से एक पुरानी घिसी चांदी की पायल उतारती है। पायल पुरानी है पर उसकी चमक शांति की आंखों में दिख रही है। वो उसे माया के हाथ में रख देती है। ये मेरी शादी की निशानी है। इसे मैंने बहुत संभाल कर रखा था कि कभी बुरे वक्त में काम आएगी। आज से ज्यादा बुरा वक्त क्या होगा? तुम इसे ले जाओ, शहर में बेचकर बीज और खाद की व्यवस्था कर लो। नहीं माँ जी, आपके सुहाग की निशानी, हम इसे कैसे ले सकते हैं? हम कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे, पर आपकी निशानी नहीं बेचेंगे। पागल मत बन, गहने तो फिर बन जाएंगे, पर ये परिवार और हमारा घर वापस नहीं आएगा। अगर इन बीजों से हमारा भाग्य बदलता है तो मुझे ये पायल देने में कोई दुख नहीं होगा। कल सुबह ही शहर निकल जाना। अगले दिन सुबह का सारा काम निपटाकर माया और सरस्वती गांव के बाजार की तरफ जाती हैं। वहां पहुंचकर उन्होंने पायल बेच दी है और अब उनके पास कुछ पैसे हैं। वो एक बीज की दुकान पर पहुंचती हैं जहां रीता मौसी और सीता पहले से खड़ी हैं। भैया, हमें भिंडी, बैंगन, टमाटर और कुछ बेल वाली सब्जियों के अच्छे बीज दे दीजिए, और अगर थोड़ा जैविक खाद मिल जाए तो वो भी दे दो। अरे, तुम लोगों के खेत तो सूख गए हैं ना, और तुम लोगों के ही क्यों? गांव में ज्यादातर लोगों के खेतों में पानी की कमी की वजह से सूखा पड़ गया है। फिर आखिर तुम ये बीज और खाद क्यों खरीद रही हो? रीता मौसी, हम तालाब के किनारे खेती करेंगे। और देखो सीता, ये शांति की बहुएं पागल हो गई हैं, कह रही तालाब के किनारे खेती करेंगी। अरे बहुओं, अगर वहाँ कुछ उगना होता तो गांव वाले कब का उगा चुके होते। पैसे क्यों बर्बाद कर रही हो? सही कह रही हो मौसी, तूफान ने इनका घर क्या तोड़ा, इनकी अकल भी चली गई। तालाब के किनारे तो सिर्फ घास उगती है, बीज डालोगे तो सब सड़ जाएंगे। घर जाओ और चूल्हा चौका करो।
मौसी, आप अपना काम कीजिए, हमने हार मानना नहीं सीखा है। हमारी मेहनत और तालाब का पानी देखिएगा एक दिन रंग लाएगा। भैया, आप हमें बीज दे दीजिए, हमें जल्दी वापस जाना है। बहुएं बीज और खाद लेकर वापस खेत आती हैं और पूरे उत्साह के साथ खेतों की खुदाई करती हैं और एक एक करके बीज बोने लगती हैं। शाम को जब पति आते हैं तो वो उन्हें अपने खेत दिखाती हैं। देखिए, हमने सारे बीज बो दिए हैं और सरस्वती ने अपनी पढ़ाई के हिसाब से उन्हें दूरी पर लगाया है। ठीक है माया, तुम्हारी जिद के आगे हम हार गए। तुम्हें जो ठीक लगता है वो करो। कुछ हफ्ते बीत चुके हैं। तालाब के किनारे अब नन्हे नन्हे हरे पौधे मिट्टी से बाहर आ गए हैं। बहुएं बाल्टियों से एक एक पौधे को पानी दे रही हैं। तभी पांचों भाई काम से वापस आते हैं और ये नजारा देखकर, भाइयों देखो, ये तो कोई वाकई चमत्कार हो गया। मुझे नहीं लगा था कि ये बीज अंकुरित भी होंगे। लेकिन देखो, टमाटर, मिर्ची, भिंडी, तोरई, टिंडे, करेले, ककड़ी के पौधे कितने स्वस्थ लग रहे हैं। हमारी पत्नियों ने तो कमाल कर दिया। हाँ भैया, मैंने भी ये नहीं सोचा था। मैं जिस खाद की दुकान पर काम करता हूँ वहां से कल मैं और कुछ और अच्छी खाद लेकर आऊंगा ताकि ये फसलें और तेजी से बढ़ें। हमें अब इनका साथ देना ही होगा। मैं जहाँ पाइप फैक्ट्री में काम करता हूँ वहां से कुछ पुराने पाइप का इंतजाम करूंगा ताकि बहुओं को बाल्टी में पानी न ढोना पड़े। हम तालाब से सीधे खेतों तक पाइप लगा देंगे। हाँ भैया, अगर ये फसल तैयार हो गई तो हम साहूकार का सारा कर्ज एक बार में ही उतार देंगे। तभी सरस्वती दौड़कर वहां आते हुए, आप लोग कब आए? देखिए ना, हमारी मेहनत रंग ला रही है। बस आप लोगों का साथ मिल जाए तो हम इस बंजर जमीन को सोना बना देंगे। हम तुम्हारे साथ हैं सरस्वती। आज से ये सिर्फ तुम्हारी खेती नहीं, हम सबकी खेती है। कल से हम सब मिलकर यहाँ काम करेंगे और अपनी झोपड़ी को फिर से पक्का घर बनाएंगे। बहुएं रसोई में थोड़ी बहुत सब्जियों के साथ खाना बनाती हैं। अगले दिन शाम को आते समय रमेश पाइप के कुछ पुराने टुकड़े ले आता है और उसे जोड़कर अपने खेतों तक पहुंचाने की व्यवस्था कर देता है और राकेश अपने साथ लाए हुए खाद को खेतों में छिड़क देता है। अब दिन में घर के मर्दों के जाने के बाद बहुएं अपने खेतों में जी जान लगाकर काम करती हैं और शाम को घर के मर्द भी आकर उनकी मदद करते हैं। ऐसे दिन बीत रहे थे और अब तालाब के किनारे गड़े हुए बांस पर कद्दू और लौकी की बेलें चढ़ाई गई हैं। कुछ बेलों को भाइयों ने बड़ी मेहनत से झोपड़ी की छप्पर पर भी चढ़ा दिया है। सारी सब्जियां तैयार हो चुकी हैं। पूरा इलाका अब हरा भरा दिखने लगा है। छाया, देखो तो सही, कद्दू की बेल कितनी ऊपर तक चली गई है और टमाटर देखो लाल होने शुरू हो गए हैं। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा कि ये वही बंजर किनारा है जहां हम आए थे। हाँ दीदी, वाकई सब बदल गया है। आज तो हम अपनी ही मेहनत से उगाई हुई ताजा सब्जियों से खाना बनाएंगे। मैं जरा कुछ भिंडी और बैगन तोड़ लेती हूँ। रुकिए छाया दीदी, मैं अभी हाथ बटाती हूँ। अरे लेकिन सरस्वती और जमुना तालाब के किनारे क्या कर रही हैं? चलो चलकर देखते हैं। माया, छाया और गंगा तालाब के उस किनारे की तरफ जाती हैं जहां सरस्वती और जमुना घुटनों तक पानी में खड़ी हैं और अपने दुपट्टे को जाल की तरह इस्तेमाल कर रही हैं। दीदी जल्दी आइए, देखिए इस तालाब में मछलियां भी दिखाई दे रही हैं। हमने अपने दुपट्टे से 4-5 मछलियां पकड़ ली। आज तो इसे खाने में मजा ही आ जाएगा। हाँ दीदी, आज हम अपनी रसोई में ताजा सब्जी और ये मछलियां दोनों बनाएंगे। अरे वाह, मछलियाँ तो कितनी अच्छी लग रही हैं। आज खाने में मछली मिलेगी, मजा आ जाएगा। बहुएं मछलियां और ताज़ा सब्जियां लेकर अपने तालाब के किनारे वाली रसोई में आती हैं। सरस्वती चाकू से मछलियों को साफ करती है जबकि माया चूल्हा सुलगाकर चावल और रोटियां बनाने की तैयारी करती है। शाम के समय पांचों भाई काम से वापस आते हैं। रसोई से आती हुई मछली के सालन और ताज़ी सब्जियों की खुशबू ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया। शांति और गोविंद भी वहीं चटाई पर बैठे हैं। अरे वाह, आज तो शाही दावत की तैयारी लग रही है। माया, ये क्या खुशबू है जो पूरे खेत में महक रही है? बैठिए बैठिए, आज का खाना बहुत खास है। आज जो भी आपकी थाली में आएगा वो इसी तालाब और जमीन की देन है। हमने अपनी ही फसल से आज भोजन तैयार किया है। सभी बहुएं सभी लोगों के लिए खाना लगाती हैं। सभी लोग खाना खाते हैं। खाना खाकर सुरेश, कमाल कर दिया तुम लोगों ने। मछलियाँ इतनी स्वादिष्ट हैं और सब्जियों का तो जवाब ही नहीं है। बाजार की सब्जियों में वो स्वाद कहाँ है जो इन ताजा सब्जियों में है। ये सब मेरी बहुओं की अटूट मेहनत का फल है। इन्होंने हार नहीं मानी तो आज हमारा पेट भर रहा है। ना, ये मछली खाने में सचमुच बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन आप तालाब के पानी में मछली की बदबू आने लगी है। ये पानी पिया नहीं जा रहा। और निधि सच कह रही है, हमें अब तालाब के पानी को फिल्टर करके पीना होगा। सुनिए जी, आप लोग कल बाजार से 4-5 मटके ले आइएगा। हम उन मटकों से अपने लिए देसी फिल्टर तैयार करेंगे। अगले दिन सभी भाई एक एक मटका लेकर आते हैं। बहुएं उन मटकों को धोकर साफ करती हैं और एक के ऊपर एक मटके रेत पर जमा देती हैं और फिर ऊपर वाले मटके में पानी भरती हैं और कहती हैं,
देखिए तैयार हो गया हमारा देसी फिल्टर। अब ऊपर के मटके से पानी छन छन कर नीचे के मटकों में जाता हुआ आखिरी मटके में पहुंचेगा और ये फिल्टर पानी हम पिएंगे। ये देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। धीरे धीरे तालाब में मछलियां भी बढ़ने लगी थी। एक दिन माया मछलियों को देखकर कहती है, अब तो हमारे तालाब में मछलियां भी पनपने लगी हैं। जब ये थोड़ी और बड़ी हो जाएंगी तो हम इन्हें भी बेचकर पैसे कमा सकेंगे। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीत रहा था और पूरा परिवार गांव की झोपड़ी को छोड़कर अब तालाब के किनारे बनी हुई झोपड़ी में ही रहने लगा था, ताकि वो अपनी फसलों की सुरक्षा भी कर सके और पानी की व्यवस्था भी आराम से हो सके। ऐसे ही एक दिन सब बहुएं और शांति अपनी झोपड़ियों में सुस्ता रहे हैं। अचानक निधि के चिल्लाने की आवाज आती है। माँ, दादी, जल्दी बाहर आओ। देखो ये गाय हमारा पूरा खेत खराब कर रही है। जल्दी आओ वरना कुछ नहीं बचेगा। सब लोग झोपड़ी से बाहर भागते हैं। एक जंगली गाय खेत के अंदर घुस आई है और टमाटर और भिंडी के पौधों को रौंद रही है। बहुएं डंडा लेकर गाय को भगाती हैं, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका है। बहुआ, मैंने कहा था ना कि खुले में खेती करना जोखिम भरा है। इतनी मेहनत से पेड़ उगाए और इस गाय ने सब तहस नहस कर दिया। अब क्या होगा? माँ जी, ये तो कुदरत का इम्तिहान है। हम हार नहीं मानेंगे। जो पौधे बच गए हैं हम उन्हें फिर से मिट्टी लगाकर खड़ा करेंगे। हाँ माँ जी, सरस्वती जमुना जल्दी आओ, हम टूटी हुई सब्जियां बटोर लेते हैं और बाकी पौधों की जड़ें फिर से दबा देते हैं। शाम तक हम सब ठीक कर लेंगे। बहुएं शाम तक मेहनत करके पौधों को फिर से संवारती हैं। शाम को पांचों भाई काम से वापस आते हैं और उनके हाथों में कुछ खास सामान है। देखो माया, आज मैं ये मोटर और पाइप लेकर आया हूँ। अब हमें बाल्टियों से पानी भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं ये लोहे के तारों का गोल लेकर आया हूँ। हम खेत के चारों तरफ लकड़ी के खंभे गाड़कर फेंसिंग बनाएंगे। अब कोई जानवर हमारे खेत के अंदर नहीं घुस पाएगा। मैं भी मछलियों के लिए उत्तम दर्जे का दाना और पौधों के लिए जैविक खाद लाया हूँ। अब हमारी फसल और मछलियां दुगनी रफ्तार से बढ़ेंगी। पूरा परिवार मिलकर खेत के चारों तरफ बाड़ लगाता है और मोटर फिट करता है। अब उनका खेत एक सुरक्षित किले की तरह दिखने लगा है। धीरे धीरे गांव में बात फैल जाती है कि गोविंद की बहुओं ने तालाब किनारे जन्नत बना दी है। एक दिन रीता मौसी और सीता तालाब के किनारे आती हैं। उन्हें देखकर शांति खुश होते हुए, अरे रीता, सीता, तुम लोग यहाँ कैसे? आओ आओ, देखो हमारी बहुओं का कमाल। शांति, हमें तो किसी ने बताया था कि तुम्हारी बहुएं बहुत अच्छी सब्जियां उगा रही हैं। हमने सोचा खुद ही देख लें। वाकई ये टमाटर तो बहुत लाल और रसीले लग रहे हैं और ये आलू, भिंडी, गोभी, मिर्ची, धनिया सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है और लौकियां तो कितनी अच्छी तरह लटक रही हैं। ये करेले भी बहुत अच्छे दिख रहे हैं। हाँ बहन, ये सब बहुओं की मेहनत का नतीजा है। माया बहू, जरा मौसी के लिए कुछ ताजा सब्जियां और एक दो मछलियां ला, तो ये हमारे मेहमान हैं। माया उन्हें सब्जियां और कुछ मछलियां देती है। माया उन सब्जियों और मछलियों को लेकर घर चली जाती है। अगले दिन वो फिर आती हैं और अपने साथ कुछ और गांव वालों को लाती हैं, जो सब्जियां और मछलियां खरीदने के लिए पैसे देने को तैयार है। धीरे धीरे खेत पर ही एक छोटी सी मंडी लग जाती है और गांव वाले उनसे ताजी मछलियां और सब्जियां खरीद कर ले जाने लगते हैं। उनकी सफलता की खबर साहूकार तक पहुंचती है। साहूकार अपने गुंडों के साथ रात के अंधेरे में तालाब के पास आता है। अरे राजेश, मुझे पता चला है कि तुम लोग यहाँ बहुत मुनाफा कमा रहे हो। मेरा कर्ज तो अभी भी बाकी है। तुम ऐसा करो, अपनी 1 साल की आधी से ज्यादा फसल मुझे दे दो तो मैं कर्ज माफ कर दूंगा। साहूकार जी, हम आपकी चाल समझते हैं। आप हमारी आधी फसल ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? हम मेहनत करते हैं और मुनाफा आप खाएंगे। हम 15 दिन में आपका पूरा कर्ज नकद चुका देंगे, पर सब्जी नहीं देंगे। अच्छा, इतना घमंड? तो ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि तुम लोग मुझे अपनी सब्जियां कैसे नहीं बेचते। ऐसा कहकर साहूकार वहां से चला जाता है। रात को साहूकार अपने कुछ आदमियों को बुलाकर उनसे कहता है, सुनो, रात को उन लोगों के खेत में जाना और उनकी सारी सब्जियां चुरा कर ले आना। देखते हैं ये कैसे कर्ज चुकाते हैं, और अगर वो लोग कर्ज नहीं चुका पाएंगे तो उनकी जमीन मेरी हो जाएगी। साहूकार के गुंडे रात को चोरी करने के इरादे से तालाब के किनारे पहुंचते हैं, लेकिन राजेश और उसके भाई रात को सतर्क थे। जैसे ही गुंडे खेत में घुसते हैं, भाइयों ने लाठियों से पीट कर भगा देते हैं। अगली सुबह ये पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस ऑफिसर साहब, साहूकार हमें परेशान कर रहा है और हमारी फसल चुराने की कोशिश की है। कृपया हमारी मदद करिए। अरे तुम फिक्र मत करो राजेश, हम आज ही साहूकार को चेतावनी दे देंगे। तुम्हें किसी तरह का नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। पुलिस वाले साहूकार को धमका देते हैं और ऐसे कुछ महीने बीत चुके हैं। उन लोगों को अपनी सब्जियां और मछलियां बेचकर काफी अच्छा मुनाफा हुआ है। सभी ने मिलकर साहूकार का कर्ज चुका दिया है। उन्हें काफी अच्छा मुनाफा हो रहा है। और एक दिन बहू अपने परिवार वालों से कहती हैं, माँ, पिताजी, हमें काफी अच्छा मुनाफा हो रहा है और काफी अच्छे पैसे भी इकट्ठा हो गए हैं। अब हम अपने पुराने गिरे हुए घर को पक्का बना लेते हैं।
अब सभी मिलकर कुछ मजदूरों की सहायता से अपने पुराने गिरे हुए घर की जगह एक पक्का घर बना लेते हैं, जहां हर कमरे में गर्मी से बचने के लिए कूलर और पंखे लगे हुए थे। साथ ही कमाए हुए पैसों से गोविंद गांव के अंदर बोरिंग भी करवा देता है और तालाब का पानी भी पाइपों की सहायता से गांव में लाने की व्यवस्था कर लेता है, जिससे गांव वालों की मदद होती है और उनके खेती को भी पानी मिल जाता है। इस तरह अपनी मेहनत से पांचों बहुएं न केवल अपना जीवन बदलती हैं बल्कि गांव वालों की भी मदद करती हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि अगर मेहनत और लगन ऐसे जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश की जाए तो अपना भाग्य बदला जा सकता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।